अभी से पहले 3 भागों में आपने देखा कि हमने आपको बताया कि इस नए जो रुपए है, जो डेफिनेशन आपको दी है सरकारों ने, उसमें और भारत के रुपये में क्या अंतर है। भारत का रुपया क्या है, रुपये का सिद्धांत क्या है, रुपये का मानक क्या है और रुपया किसे कहते हैं, यहां तक आप समझ चुके हैं। यदि आप पिछली 3 वीडियोस को जानना चाहते हैं तो निडर इंडिया चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने सारे भाग क्रमशः दिए हुए हैं, जिसका शीर्षक भी यही है जो किताब का है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। आज हम पेज नंबर 23 से शुरू करेंगे, 23 नंबर पेज से शुरू करेंगे और हमारा शीर्षक रहेगा कूटकरण का इतिहास। कूटकरण को समझना बड़ा जरूरी है। कूटकरण मतलब डीवैल्यूएशन, किसी भी चीज की वैल्यू को कम कर देना। रेगुलेशन एवं एक्ट द्वारा शोषण और लूटपाट। यानी इसको समझना क्यों जरूरी है कि अंग्रेजों ने हमारे हमारे साथ जो भी किया, जितना भी शोषण किया, अत्याचार किया, वो सब कानून के हिसाब से किया। अंग्रेज बड़े समझदार लोग थे इस मामले में, क्योंकि वो कानून की भाषा समझते थे, जो जिसे हम सी लॉ कहते हैं, जिसे हम समुद्र का कानून कहते हैं। क्योंकि जो लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं ये असल में पुराने वो पायरेट्स हैं, जो समुद्री लुटेरे हैं, जो समुद्र के रास्ते आने वाले लोगों को लूट लिया करते थे, ये वो लोग हैं। तो इन्होंने जितने भी कानून बना रखे हैं ये सी लॉज हैं जो हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। हम जो भारत के लोग हैं, खास तौर पे जो दक्षिण एशिया का जो सारा भाग है, यानी जिसको हम अखंड भारत का नाम देते हैं, जिसमें अफगानिस्तान भी आता है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब देश जो हैं ये इसी का पार्ट बनते हैं। ये लोग वो थे जो कुदरत के कानून को मानते थे, और कुदरत के कानून को जब उन्होंने रक्षा करनी चाहिए तो अंग्रेजों ने बड़ा स्मार्ट खेल खेला कि हम जो कानून आपको बता रहे हैं या जो हम रेगुलेशन हम आपको दे रहे हैं, ये रेगुलेशंस नेचुरल जस्टिस को कभी भी डिनाई नहीं करेगी। इसीलिए कानून की किताबों में जब पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले यही बताया जाता है कि नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल। फिर आपको वकीलों को, जजेस को, लॉ की जब पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ब्रेन वॉश किया जाना बड़ा जरूरी है उन लोगों का जो लोग निर्णय देने वाले हैं, चाहे कोई पुलिस में काम करता हो, चाहे कोई प्रशासन में काम करता हो, कलेक्टर हो या फिर कोई वकील हो या जज हो। इन सब लोगों को जो कानून पढ़ाया जाता है तो उसमें बड़ा स्पष्ट तौर पे ये समझाया जाता है कि पहले कोई कोडिंग नहीं होती थी, हमको हर कानून को पहले कोडिंग करना जरूरी है ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। अब जब हम कुदरत के कानून को मानते हैं और इनके लिखित कानून को नहीं मानते हैं, तब तो पूरे समाज में किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होता है और किसी का शोषण नहीं होता है। कुछ ऐसे मामले छोड़ दीजिए जहां कोई व्यक्तिगत कोई इतना घटिया आदमी निकल आता है या कोई इतना घटिया राजा, कोई व्यक्ति ऐसा निकल आता है, तब ऐसे उदाहरणों को छोड़ दीजिए। ज्यादातर समाज में हम देखेंगे कि न्याय हो रहा है। परंतु जब कहानी इनके कानून की आती है, इनके संविधान की आती है, इनके आईपीसी की आती है या बीएनएस की आती है, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसलिए इन कानूनों को समझना जरूरी है। आपकी कंसेंट के बिना कोई भी कानून आपके ऊपर लागू नहीं हो सकता, और ये आपको मालूम नहीं है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि कानून पास करते हैं उस वक्त जब कुछ और चल रहा होता है देश के अंदर। यानी किसी देश में दंगे चल रहे हैं, इधर टेलीविजन के ऊपर दंगे मुख्य रूप में चलाए जाते हैं और कई कानून पास हुआ तो वो नीचे पट्टी आ जाएगी या उसके बारे में एक छोटी खबर आ जाएगी। डिबेट दंगों पर होगी और कानून पीछे से बना लिए जाते हैं। जब तक आप उस बनाए हुए कानून का विरोध नहीं करते हैं तब तक वो कानून आपके ऊपर लागू होता रहेगा। यानी जब वो कानून का आप विरोध करेंगे तो ही वो कानून आपके लिए मान्य नहीं है। यानी आप अपनी कंसेंट वापस ले रहे हो, अपनी स्वीकृति अपनी वापस ले रहे हो। इसी तरह से रुपए को लेकर के जब उनको लूट करनी थी तो उन्होंने सबसे पहले जो सैद्धांतिक रुपया था उसको पहले उन्होंने लिखित रूप दिया हुआ, जो शेरशाह सूरी का था, उसको एज इट इज अपना लिया, ज्यों का त्यों। तो भारत के लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर बाद में कोई बहाना करके कि सोना कम रह जाता है,
तो ये ऐसा हो जाता है, इसका इस्तेमाल ऐसे कर लेंगे, वो कर लेंगे, पता नहीं क्या क्या तरह तरह की बातें करके वो सदन को इस बात के लिए मना लेते हैं कि चलो अभी सोने का, इसमें सोने की जो मात्रा है वो कम कर देते हैं और इसमें मिलावट को थोड़ा बढ़ा देते हैं। पहली मिलावट पर यदि लोग बोलेंगे तो वो चुप हो जाएंगे, जब तक कि उन बोलने वाले लोगों को मैनेज नहीं कर लिया जाता। फिर दूसरी मिलावट पर भी ऐसा ही होगा, कुछ लोग बोलेंगे, वो रुक जाएंगे, पहले उनको मैनेज करेंगे बोलने वालों को। जब तक बोलने वालों की अगली खेप तैयार होगी तब तक वो पहले वालों को मैनेज कर चुके होंगे या मार चुके होंगे। इस तरह का खेल उनका लंबा चलता रहता है। तो इसलिए हम इस चीज को जब समझेंगे तो आपको यह समझना जरूरी है कि जो भी लूटपाट हुई है वो कानून बनाकर हुई है। और कमाल की बात यह है कि हमें लगा कि उनका बनाया हुआ कानून सबसे ऊपर रहेगा, परंतु हम ये भूल गए कि हमारी स्वीकृति के बिना वो कानून कानून नहीं हो सकता। पर आपने तो कभी स्वीकृति दी ही नहीं, क्योंकि आपको तो कभी इस कानून के बारे में पता चला ही नहीं, ना ही आपको पता चला, ना आपके पुरखों को पता चला। और जब आपके दादाजी को पता नहीं चला तो फिर आपको भी नहीं पता चल रहा है आजकल की रुपया कैसे, अभी जिस तरह से ये रुपए को डिजिट्स में बदल करके फिर यूपीआई कोड के जरिए पेमेंट करके और अब रुपए का नाम ई रुपया कर रहे हैं और सीबीडीसी आ रहा है, यानी सोना आधारित, विनिमय आधारित, सामान आधारित, बार्टर सिस्टम आधारित सिस्टम को तोड़ करके जैसे ये नोट आधारित सिस्टम लाए और फिर केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई जिसे हमने भारतीय रिजर्व बैंक कहा, और वही केंद्रीय बैंक बाद में आरबीआई बनने के बाद लूटना चालू किया और उसी आरबीआई ने अब सीबीडीसी लॉन्च कर दिया है और सीबीडीसी के बाद इस रुपए का नाम ई रुपया हो जाए और ई रुपये का नाम धीरे धीरे बदल के सोशल क्रेडिट स्कोर बन जाए या सोशल क्रेडिट सिस्टम में जब हम आ जाएं, तो फिर आप कभी ये बता नहीं पाओगे अपने बच्चों को कि आपकी ऊर्जा पहले सोने में मापी जाती थी। आपके जो बच्चे हैं वो ऐसा मानेंगे कि हमेशा से ही डिजिट्स में मापी जाती रही है, और यदि भारत में नहीं मापी जाती रही है तो वो कहेंगे विकसित देशों में तो डिजिट्स अरसे से चल रहा है, वहां तो फेशियल रिकॉग्निशन कभी से है, वहां तो अंगूठे से पेमेंट बहुत दिनों से हो रही है और वो तो बहुत सुविधाजनक है। इस तरह से वो बड़ी पीढ़ी को अगली पीढ़ी से काटते रहते हैं कि जब उनकी बताई हुई वो बातें जो शोषण रोक सकती हैं उन्हीं का विरोध अब उन्हीं के बच्चे करने लग जाएंगे। इसलिए इसको समझना इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगली पीढ़ियों को समझा सको। तो अभी हम इसको पढ़ना चालू करते हैं ताकि आपको मालूम पड़े कि हम कहना क्या चाह रहे हैं इस बातचीत के जरिए। प्राकृतिक सिद्धांतों एवं मुद्रा विज्ञान पर आधारित भारतीय मौद्रिक प्रणाली जो व्यक्ति और राष्ट्र के विकास के लिए बनी, मतलब जिससे राष्ट्र और व्यक्ति का दिन प्रतिदिन विकास हो रहा था। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर गुलाम बनाने के लिए सबसे पहला प्रहार भारत के धन की लूटपाट और शोषण का काम शुरू किया, यानी सबसे पहला प्रहार के रूप में यह काम किया, जिसमें शोषण के लिए सबसे प्रमुख हथियार बनाया गया भारतीय मुद्रा रुपया को। जो भारतीय मुद्रा रुपया प्राकृतिक सिद्धांतों एवं मुद्रा विज्ञान यानी अर्थशास्त्र पर आधारित मौद्रिक प्रणाली थी, उस मौद्रिक प्रणाली को तोड़कर कूटकरण करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय गुलामों के लिए 1 मई 1793 को, यानी कि 1860 में आईपीसी आने से पहले की बात हो रही है, ये 1 मई 1793 को रेगुलेशन 35, इसको समझिएगा 10 10 10 और 5, रेगुलेशन 35 भारत पर लागू किया, जिससे भारत की जनता में भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि पैदा हो। यानी कि उनका उद्देश्य ही था कि ये जो हालात आज आप देख रहे हो ऐसे हालात पैदा हों, और ये हमें अखबारों के माध्यम से दिखाया ही जाता है कि हमारे देश में शुरू से भूखमरी रही है, परंतु हम आगे देखते हैं जिससे भारत की जनता को पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाया जा सके। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत की जनता की आर्थिक स्थिति को बद से बदतर बना दिया। यानी पहला कूटकरण जो उन्होंने किया, जो रेगुलेशन लागू किया भारत पर, वो था रेगुलेशन 35 1 मई 1793 को। अब आगे आ जाते हैं, इसके बाद 1806 में क्या होता है। तत्पश्चात 27 मार्च 1806 में रेगुलेशन 3
21 मार्च 1812 में रेगुलेशन 2 और 24 दिसंबर 1818 को रेगुलेशन 14, 13 जुलाई 1833 को रेगुलेशन 7 एवं पहला एक्ट के रूप में एक्ट नंबर 17 ऑफ 1835। यानी यहां 1835 का जो एक्ट 17 है, जिस 1835 के जो एक्ट थे उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जुड़े हुए बहुत सारे एक्ट्स थे जिनको वहां से पास किया जाता था, जो पार्लियामेंट से, संसद से, इंग्लैंड की, उसमें ये 1835 वाला एक्ट नंबर 17 और 17 अगस्त 1835 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत की जनता पर थोपा गया कूटकरित रुपए, आर्थिक गुलामी, लूटपाट और शोषण का प्रमाणिक दस्तावेज है। यानी ये जो एक्ट है, जो 1835 वाला एक्ट, जो 17 अगस्त 1835 को भारत की जनता पर यह थोपा गया था, यानी इस कूटकरित रेगुलेशन और एक्ट का भारत की जनता द्वारा विरोध करने पर उसे सख्ती से कुचल दिया गया। ये जो बात हम आपको बताते हैं, ये बात तब की है जब कलकत्ता के अंदर इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था और बहुत कत्लेआम वहाँ मचा था। बड़ी दमनकारी नीतियों द्वारा उसको कुचल करके उस विरोध को शांत कर दिया गया था। पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। इसको सख्ती से कुचल दिया गया एवं इस अवैध एक्ट को वैध कहकर भारत की जनता पर थोपा गया। इस रेगुलेशन के मानक को पृष्ठ संख्या 242 से 280 पर देखें। यानी जो बात हम आपको कह रहे हैं, इसके प्रमाण 242 से लेकर के 280 तक आपको मिलेंगे। यह हमने इसके अंदर एक एक दस्तावेज को इस तरीके से दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि वो कहना क्या चाहते हैं। यदि 242 पेज पर आप जाते हैं तो आपको ये रेगुलेशन के स्टैंडर्ड 1793 से 1833, रेगुलेशन 3 1806, इसी तरह से रेगुलेशन 1812 का रेगुलेशन 2 जो हमने ऊपर जिक्र किया है, 1812 का रेगुलेशन 2, फिर 1818 का आप देखेंगे, 1812 के बाद 1818 का रेगुलेशन 14, फिर 1833 का रेगुलेशन 7। ये एक्ट हमने लगभग सारे के सारे इसके अंदर दिए हुए हैं। 1899 का, 1906 का और 1906 जिसका हम जिक्र भी करते हैं कॉइनेज एक्ट का, वो सब 280 पेज तक हमने दिए हुए। जिन भाइयों को इसको डिटेल में समझना है वो आरबीआई की आर्काइव से निकाल सकते हैं। इस किताब में इन एक्ट्स के साफ ना होने का कारण ये है कि आरबीआई ने जो हमको कॉपी दी थी वो पीडीएफ फॉर्म में दी थी। उस पीडीएफ का जब हम फोटोकॉपी निकालते हैं, पहले प्रिंट आउट नहीं, वो प्रिंटेबल नहीं थी, एडिटेबल भी नहीं था, तो उसको पहले हमने प्रिंट आउट निकाला या उसको स्कैन किया और वो स्कैनिंग के बाद में वो धुंधली हो गई। तो वो दस्तावेजी फॉर्म में डालने के लिए, क्योंकि वो प्रमाणिक दस्तावेज था, उसमें आरबीआई की स्टैंप लगी थी, इसलिए ये लगाना पड़ा। आप अगर इन्हीं दस्तावेजों को निकालना चाहते हैं तो कुछ दस्तावेज आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर पड़े हैं, कुछ दस्तावेज, नॉट ऑल, लेकिन कुछ वहां पर पड़े हैं। कुछ हैं जो अपने पास सिर्फ यहां पर हैं, वो अपनी डिजिटल, लेकिन कुछ वहां पर पड़े हैं। कुछ हैं जो अपने पास सिर्फ यहां पर हैं, वो अपनी डिजिटल इस प्रिंट में, डिजिटल कॉपी में मिल जाएंगे। और आने वाले टाइम में उन सारे दस्तावेजों को एक जगह संकलित करके हम एक आपको क्यूआर कोड दे देंगे जहां से उन दस्तावेजों को डाउनलोड किया जा सकेगा। जैसे ही हमारी पीआईएल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जब लगती है, उसके बाद वहां पेश करने के बाद कोर्ट में जैसे ही हमारा केस दाखिल होता है, वो दस्तावेज हम पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे जो अलग से स्पेशल मिले हुए हैं अकेले किसी पर्सन को। वैसे भी वो किसी और के काम के नहीं है, क्योंकि उनको आप कहीं कोर्ट में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे कि आरबीआई ने वो दस्तावेज घनश्याम वर्मा जी को दिए हुए हैं, तो वर्मा जी एज अ पार्टी अगर उस पीआईएल में जाते हैं और वो खुद इन पर्सन खड़े होते हैं या फिर वो पार्टी के तौर पे स्टैंड होंगे, तो ही वो उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। अदरवाइज ये पूछने लग जाएगी कोर्ट कि आपको ये दस्तावेज कहां से मिले हैं, वो आपके तो है नहीं। अब 1540 से 45 यानी 1540-45 से अंग्रेजों के आने के पूर्व तक भारतीय रुपया और मोहर का वैल्यू क्या था, अब इसको समझिए। 1845 तक भी यहां ये हाल चल रहा है कि आपका ग्रेन्स 180 ग्रेन्स, मैंने आपको पहले, यदि आपको ध्यान हो
तो जब हम पार्ट नंबर 3 कर रहे थे तो हमने आपको बताया था एक ग्रेन की जो वजन है वो 64.8 मिलीग्राम है। तो 180 ग्रेन्स का 11.664 ग्राम है, जो कि एक तोला है। और एक एक जो चांदी का जो रुपया है, एक तोला जो चांदी है वो एक रुपया है, या एक सिक्का रुपया बोलेंगे उसे। और जब एक सोने का जो अगर एक तोला सोना अगर है तो वो 10 रुपया है, या एक मोहर उसको बोलते हैं। जैसे 100 का नोट हो जाता है 1 1 रुपए के 100 नोट, तो 10 चांदी के सिक्के एक मोहर के बराबर, यानी 10 रुपए के बराबर। अब यहां चांदी और सोने का आपको ये समझना पड़ेगा कि 10 चांदी के सिक्के क्या आज भी एक मोहर के बराबर हैं? यदि इसी तरह से ये चला जाए तो क्या हम उसी हिसाब से इसको आज भी ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि रुपए में जो चांदी की मात्रा है वो रुपया नहीं है, रुपए में सोने की मात्रा ही रुपया है। इसको आप पहले पार्ट नंबर 3 में समझ चुके हैं। कैसे? जब हमने बताया आपको कि 10 रुपए में एक सोने की मोहर मिल रही है, यानी 10 चांदी के सिक्कों में, 10 तोले में एक तरह से, तो उसका अर्थ यह है कि उस टाइम पर जब यह मिल रहा है तब सोने और चांदी की उपलब्धता और सोने और चांदी का मूल्य 1:10 के अनुपात में है, इसीलिए वो 10 की वैल्यू के बराबर है। जैसे ही चांदी की वैल्यू घटे और सोने की वैल्यू बढ़े तो ये अनुपात इररिलेवेंट हो जाएगा। तब हमें केवल रुपए में मौजूद सोने की वैल्यू को ही रुपया मानना है, उसके वजन को ही रुपया मानना है। तो एक्ट 17 की जब हम बात करते हैं, एक्ट 17 की जो 1835 में है, उन्होंने सबसे पहले इसको इस तरह से चेंज किया कि एक जो रुपया है चांदी का वो तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी रुपया हो गया, यानी अब वो भारतीय रुपया नहीं हुआ। यहां आप देखेंगे वो सिक्का रुपया है या एक रुपया है, और अब यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी एक रुपया हो गया। और अब जो एक मोहर है, अब यहां देखिएगा वजन, जो कुल वजन है वो तो 180 ग्रेन ही है, यानी वो तो एक तोला ही है। उसमें जो मिक्स भार है, यानी कि जो इंप्योरिटी है, वो हो गई 0.908, और 15 ग्रेन्स की इंप्योरिटी यहां हो गई 165 ग्रेन शुद्ध सोना या चांदी। यानी कि यहां पर इतना ही चांदी और सोने में भी अनुपात बिल्कुल सेम है। देखो 10.691, 10.691, वो एक रुपया हो गया चांदी का, और ये एक मोहर हो गई, लेकिन ये 15 रुपए के बराबर हो गई। ये पहली लूट है 1835 में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी रुपए के नाम से, या ईस्ट इंडिया कंपनी का कूटकरित रुपया, मोहर और मानक मूल्य, इसके मानक मूल्य की डिटेलिंग है, यानी जो 1835 का। अर्थात आप ऐसा भी मान सकते हैं कि यदि ये सारी लूट 1835 में चालू हुई है और अंग्रेजों के टाइम से चालू हुई है, तो क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि एक आजाद भारत के नागरिक होने के नाते हम आपकी इस लूट को आज ही खत्म करना चाहें और अपने रुपए को वापस स्टैंडर्ड पर लेकर आना चाहें? ये समझ लीजिएगा, अपने देश से भूखमरी, गरीबी, अत्याचार, इस शोषण को अगर रोकना है तो आपको रुपए को, एक रुपए के मानक को एक स्थिरांक देना ही पड़ेगा। यदि आप उसको स्थिरांक देने में नाकाम हो जाएंगे तो आप किसी भी हालत में शोषण को नहीं रोक पाएंगे, इस बर्बादी को नहीं रोक पाएंगे, आप पलायन को नहीं रोक पाएंगे, आप रोजगार नहीं दे पाएंगे, आप हैप्पीनेस इंडेक्स में तो कहीं स्टैंड ही नहीं होगा, और भूखमरी का आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा, आत्महत्याओं का आंकड़ा, कर्जे का आंकड़ा बढ़ता जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप इसको समझिएगा कि अच्छा, कमाल की बात यह है कि यदि ये अंग्रेजों का रुपया है और अंग्रेजों के ही नियम हैं, तो आने वाले वक्त में हमें भारत का रुपया अडॉप्ट करना पड़ेगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑलरेडी भारत का रुपया दिया हुआ है। वो आजाद भारत के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, जो इंटरिम सरकार थी उसके पहले प्रधानमंत्री भी थे, जिनको 14 देशों ने मान्यता भी दी थी। आजाद हिंद सेना को भी मान्यता मिली थी, जिसको बाद में इन सरकारों को, केंद्रीय सरकारों को भी मान्यता देकर के आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को पेंशन देनी पड़ी थी। और आजाद हिंद रुपया भी अभी भी 14 देशों में मान्यता प्राप्त है। तो भारत का रुपया अगर देखा जाए तो वही है जिसमें पूरा स्टैंडर्ड वही होगा जो भारत के रुपए का था। अभी भारत के रुपए का स्टैंडर्ड यहां से टूटना स्टार्ट होता है। तो अगर ये अंग्रेजों ने तोड़ना शुरू किया है, यानी इसमें अगर आप देखेंगे तो 180 ग्राम में से 15 ग्राम की ठगी होनी शुरू हो गई है। ये लगभग लगभग 12% के बराबर मानी जाएगी, यानी 12% ठगी शुरू हो चुकी है।
ठीक है। अब आप देखिएगा भारतीय रुपया कंपनी की मालक उनमें मात्रा उसमें कितनी कमी की गई और कैसे की गई। जो भारत का कंपनी रुपए में सोना है, जो भारतीय रुपया है उसमें सोना है 11.664 ग्राम, और अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है उसमें है 10.691 ग्राम। और चांदी, पहले चांदी की मात्रा में 1 रुपए में देख लेते हैं। चांदी यानी 9.973 ग्राम शुद्ध चांदी की मात्रा कमी कर दी, मानक मूल्य उसका 1 रुपया रहा। ठीक है। भारतीय मोहर में सोने की मात्रा में कमी किस तरह से की गई, उसमें सोने की ही 0.973 उतना ही शुद्ध सोने की मानक मात्रा कम कर दी गई, और साथ में रुपए का मानक मूल्य 10 रुपए से बढ़ा करके 15 रुपया या प्रति मोहर हो गया, यानी एक मोहर अब 15 रुपए की हो गई। अब इससे क्या हुआ, इस प्रकार भारतीय रुपए का कूटकरण करके चांदी का भारतीय रुपया जो शुद्ध चांदी का था उसमें 15 ग्रेन्स यानी कि जो 0.973 ग्राम अन्य धातु की मिलावट कर दी गई, लेकिन फिर भी इसका मूल्य 1 रुपया ही रखा गया। समझिएगा, जब मार्केट में लोगों को यह पता है कि अब जो नया रुपया आ रहा है उसमें चांदी उतनी नहीं है, तो जो सामान है वो उतना ही कैसे मिल सकता है उसे 1 रुपए में, जब उसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो इसलिए दुकानदार अब ये कहेगा कि अब 1 रुपए से काम नहीं चलेगा बाबूजी, अब हमको 1.25 रुपया लगेगा आपको, क्योंकि जितनी चांदी की मात्रा कम हो गई है तो अब आपको 1.25 रुपया देना पड़ेगा। अर्थात वो चीज महंगी होनी शुरू हुई। इससे पहले कभी भी भारत में महंगाई नहीं आई। अब ये समझ लीजिएगा कि आपकी महंगाई का असली कारण रुपए का मानक ना होना है या रुपए के मानक का कूटकरण है। इस तरह से आप समझिएगा कि जैसे जैसे कूटकरण होता जाएगा वैसे वैसे उस रुपए में सोने और चांदी की मात्रा कम होती जाएगी। उसी तरह से दुकानदार को अब उसी चीज के लिए ज्यादा रुपयों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें धातु जितनी उनको चाहिए वो उसमें नहीं है। अब 1 रुपया ही रखा गया तथा भारतीय मोहर जो शुद्ध सोने का था उसमें 15 ग्रेन्स या इतने 0.973 ग्राम सोना घटाकर अन्य धातु की मिलावट की गई, और मोहर का मूल्य जो कि पहले 10 रुपए था अब उसे 15 रुपए कर दिया गया। 1/3 लूट इसी टाइम हो रही है, भारत के सोने की 1/3 लूट। जो हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि मान लीजिए आपने आपके घर में 300 रुपए रखे हैं चांदी के, पहले उसमें अगर सोना लेने जाते हो, जिस टाइम पे ये कूटकरण नहीं हुआ है, सोने और चांदी की मात्रा में मिलावट की गई, ये अलग इशू है। पहले उसकी वैल्यू को ही आप देख लीजिए कि 300 रुपए अगर चांदी के रखे हैं, उसमें जब आप सोना लेने जाते हो, जिस वक्त वो 10 रुपया है भारतीय रुपया, जब 10 रुपया एक मोहर है, तो 300 रुपए में 30 तोले सोना मिलता है आपको। अब जैसे ही ये नियम लागू होता है, मान लीजिए एक रात पहले जैसे नोटबंदी हुई थी, मैं आपको बताता हूं कि नोटबंदी से पहले किसी के पास 10 लाख रुपया रखा है, उसने 10 लाख का सोना खरीद लिया, 10 लाख के घोड़े खरीद लिए, 10 लाख की जमीन खरीद ली, 10 लाख के भैंस खरीद ली, 10 लाख की गायें खरीद ली, 10 लाख का उसने कुछ भी खरीद लिया, वो उसके पास सुरक्षित रखा है धन के रूप में। लेकिन किसी के पास 10 रुपए के नोट हैं, तो वो आकर के प्रधानमंत्री कहता है कि भाई कल से ये नोट जो है रात 12 बजे से ये रद्दी का टुकड़ा हो जाएंगे। इसका मतलब वो नोट रद्दी का टुकड़ा ही था, तभी रद्दी का टुकड़ा ही रद्दी के टुकड़े के बराबर रखा जा सकता है। अगर वो सोने या चांदी के होते, धातु के होते, फिर थोड़ी ना रखा जा सकता था। इसी तरह से मान लीजिए ये कानून बनने की एक रात पहले किसी के पास 300 रुपए रखे हैं, 2 बंदों के पास रखे हैं। एक बंदा क्या करता है, एक रात पहले जाता है बैंक में और उस 300 चांदी के सिक्कों को दे करके 30 तोले सोना ले आता है। अगले दिन यह कानून पास होकर के आपके ऊपर थोप दिया जाता है, 1835 का एक्ट 17 थोप दिया गया भारत के ऊपर। और जब इससे नेक्स्ट डे कोई आदमी 300 रुपए लेकर के जाएगा, अब 15 रुपए की एक मोहर है, तो अब उस 300 रुपए में 20 तोले सोना आएगा, यानी 10 तोले सोना खड़े खड़े एक कागज का टुकड़ा पास करके आपका लूट लिया गया। और ये एक आदमी का नहीं लूट लिया गया, जितने लोगों के पास चांदी के सिक्के रखे थे सबका लूट लिया गया। जिनके पास कागज के नोट रखे थे वो सबका लूट लिया गया। जिसके पास बैंक अकाउंट में पैसा रखा था, उस वक्त बैंक अकाउंट वगैरह नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं आज के संदर्भ में आपको बता रहा हूं
कि उस वक्त सबका लूट लिया गया, लेकिन जिसके पास सोना रखा था उसको कृत्ति भर फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाहर कूटकरण कितना हो रहा है, क्योंकि असल में सोने की मात्रा ही रुपया है। तो जितना सोना रखा है उसके पास वो सोना उतना रखा है, वो ऊर्जा उसकी कहीं नहीं गई है। इसको आपको समझना है। तो जब हम यहां कह रहे हैं उसमें भी भारतीय मोहर रखा गया, भारतीय मोहर जो शुद्ध सोने का था उसमें भी 0.7973 ग्राम सोना घटा करके अन्य धातु की मिलावट की गई और मोहर के मूल्य जो 10 रुपए था उसे 15 रुपए कर दिया गया, जिससे भारतीयों का भीषण शोषण का दौर शुरू हुआ। जैसे कोई व्यापारी 500 ग्राम के बट्टे को 1 किलो का बट्टा बना करके उस बाट पर 1 किलो की मोहर लगाकर अपना माल उस अवैध किलोग्राम से वस्तु बेचना शुरू कर दे, तो हर ग्राहक की दोहरा शोषण होगा। पहला कि जो वस्तु खरीदेगा उसकी मात्रा में 500 ग्राम वस्तु कम पाएगा, और दूसरा शोषण है कि उस वस्तु की कीमत देगा जो 500 ग्राम की अधिक कीमत देगा। यानी कि वस्तु भी कम पा रहा है और कीमत भी अधिक दे रहा है। अब आप इसको दोनों तरफ से समझ सके हैं कि यहां तक कि ये जो कूटकरण था इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे पहले कोई बनिया कोई लुटेरा दुकानदार ऐसा होता था, सामान गांव में देने आता था, अपनी तराजू तखड़ी के नीचे छोटा सा चुंबक चिपका देता था, जिससे सामान लेने वाले के साथ में ठगी होती थी। और कई राजा ऐसे भी रहे हैं भूतकाल में जिन्होंने अपने राज्य में सिद्धांत के साथ मानक के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा के बराबर भी माना है कि ये इतना जघन्य अपराध है कि जिसमें पूरे देश के साथ लूटपाट हो रही है। तो यहां से हमारी लूटपाट का दौर शुरू होता है। ठीक इसी प्रकार भारतीयों के शोषण का दौर शुरू हुआ, जिससे कृषि, उद्योग और व्यवसाय नष्ट होते चले गए। भारत का विकास दर गिरता चला गया। भारत को गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और मुद्रा संकट आदि में फंसा दिया गया। इस तरह भारतीय मौद्रिक प्रणाली जो सैद्धांतिक था उसे इन विदेशियों ने कूटकरण करके शोषण हेतु भारतीय गुलामों के लिए मनमाना मानक मूल्य का निर्धारण किया, जिससे इन गुलामों को पीढ़ी दर पीढ़ी आर्थिक गुलाम बनाकर रखा जा सके। आर्थिक आजादी ही असली आजादी है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि आप अपने सामान का उत्पादन खुद से नहीं कर सकते हो और उसको बेचने की आपके पास प्रक्रिया आपकी मर्जी की नहीं है, तो समझ लीजिएगा आप गुलाम हैं। और आजकल रेडी पटरी वाले को ले लीजिए, किसान को ले लीजिए या किसी दुकानदार को ले लीजिए, बिना सर्टिफिकेट लिए, बिना जीएसटी नंबर लिए, बिना इस तरह का किए ये लूटपाट इतनी जबरदस्त चल रही है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि स्पष्ट भाषा में आपसे बात की जाए तो आज हम इतने गुलाम हो चुके हैं, शायद उस वक्त हम इतने गुलाम नहीं थे जब पंचायती राज अभी जीवित था। और कमाल की बात यह है कि ये सारी की सारी चीजें जितनी भी लग रही हैं, लागू हो रही हैं, ये सब शहर में लागू हो रही हैं। गांव अभी इस वक्त तक भी आजाद है, क्योंकि गांव में रुपया तो आजादी के भी बहुत दिनों के बाद आया है। उससे पहले तक भी लेन देन या तो गोल्ड में और चांदी में ही होता था, या फिर सामान का सामान के साथ ही होता था। मैंने अपने गांव में लगभग सारे काम अनाज के बदले, घास के बदले, तूड़ी के बदले होते देखे हैं। तो वो उस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम इसको समझ लें। अर्थशास्त्र के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मानक मात्रा जिस अनुपात में कमी या वृद्धि की जाएगी, उसी अनुपात में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि या कमी हो जाएगी। यानी कि मानक मात्रा को कम कर देंगे तो कीमतें बढ़ जाएंगी, मानक मात्रा को बढ़ा देंगे तो कीमतें घट जाएंगी। इसका यह मतलब है, यानी कि यदि आज भी आपको महंगाई से पार पाना है तो आपको रुपए की मानक मात्रा को बढ़ा देना है। जो आज जीरो हुई पड़ी है उसको बढ़ा दो, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। और देश के लोगों ने यदि साथ दिया तो जनता सरकार मोर्चा भारत से इस महंगाई को जड़ से खत्म कर देगा। जैसे आजाद हिंद फौज शुरू हुई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, वैसे ही सेना भारत जनता सरकार मोर्चा की है और वो इसी मिशन पर लगी हुई है। आप सब लोगों से निवेदन यह है कि जितना अधिक हो सके लोगों को जगाइए, बताइए, चर्चा जारी रखिए, जहां बैठे वहां बताते जाइए। किसी कोई ये वीडियोस फॉरवर्ड करना एक अलग काम है, पहले बात कीजिए और जब कोई जानना चाहता है उसको बताइएगा, जितना अधिक हो सके। शुरू हो जाता है जिससे विनिमय में शोषण शुरू हो जाता है, अर्थात मुद्रा के मानक के घटाने बढ़ाने से दोहरा शोषण होता है।
इसको आपको समझना होगा। अगला जो बिंदु हमारा है वो ब्रिटिश शासन द्वारा लूटपाट। 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का शासन शुरू होता है। यहां से रानी का राज शुरू होता है। जैसे अभी हमारे देश के इस टाइम हाईवेज का जो राज है वो प्राइवेट कंपनी के पास जा चुका है, लाल किला प्राइवेट कंपनी के पास, ताजमहल प्राइवेट कंपनी के पास, रोडवेज प्राइवेट कंपनी के पास, समुद्री जो पोर्ट है बंदरगाह है वो प्राइवेट कंपनी के पास, समुद्री ये एयरपोर्ट हैं वो प्राइवेट कंपनी के पास, गुजरात में तो बस स्टैंड भी प्राइवेट कंपनी के पास, अडानी के पास हैं, और मार्केट्स का कंट्रोल भी प्राइवेट कंपनियों के पास, गलियों का कंट्रोल, जोहड़ों का कंट्रोल, तालाबों का, ये सब चीजें प्राइवेट कंपनियों के कंट्रोल में धीरे धीरे होती जा रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में जंगलों का कंट्रोल भी प्राइवेट कंपनियों के पास जाने लग जाए, जैसा कि अभी अभी हसदेव जैसे जंगल काटे जा रहे हैं बड़े स्तर पर। तो इसी तरह से जो 1857 की क्रांति थी वो भी 1855 के उन कानूनों के विरोध में ही थी, जहां ये कहा गया था कि हम आगे से जो कानून भारत में लागू होंगे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही पास होकर के आएंगे। तो अब रानी ने अपना डिक्लेयर कर दिया कि अब भारत के अंदर अंग्रेजों का पूरी तरह से राज है। यहां 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का शासन शुरू होता है, और ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने भारतीयों के शोषण के लिए 23 अप्रैल 1862 को एक्ट नंबर 8 ऑफ 1862 यानी 1862 का कानून नंबर 8, जिसे कॉइनेज एक्ट 1862 के नाम से लागू किया, जिसमें कॉइनेज एक्ट 1835 के मानक मूल्य को पूर्ण रूप से अपनाया गया। इसकी मुख्य विशेषता यह रही कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी रुपए का नाम बदलकर गवर्नमेंट रुपया रखा गया, जो 1862 से आज तक चलन में है। आज भी रुपए को गवर्नमेंट रुपए के नाम से जाना जाता है। अब इस दो चीजें यहां से निकल करके आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब शेरशाह सूरी ने जो मानक बनाया था वो था जो हमारे पुरखे अपना रहे थे, उन्होंने उसी को लिखित रूप दे दिया। जो उन्होंने लिखित रूप दिया उसी को उन्होंने अपना लिया एज इट इज, और फिर उसमें कूटकरण कर दिया। अब जब ये नाम बदलने जा रहे हैं, यानी कि शेरशाह सूरी से अंग्रेज अपने ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नाम कर रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपए से अब रुपया गवर्नमेंट रुपया आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जो मानक 1835 वाले उस एक्ट में किया गया था वही एक्ट हम चालू कर देते हैं, और कोई भी चीज इसमें नहीं बदल रहे हैं, बस सिर्फ उसका नाम बदल रहे हैं। जैसे अभी शहरों के नाम बदले गए थे, पहले नाम बदले जाते हैं फिर दूसरे प्रपंच चालू होते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी रुपया नाम बदलकर गवर्नमेंट रुपया रख दिया, और आज भी गवर्नमेंट रुपये के नाम से जाना जाता है। अब आप ये आरटीआई के जरिए किसी से पूछ सकते हो, आरबीआई से पूछ सकते हो कि क्या आज के रुपये को गवर्नमेंट रुपया कहा जाता है या भारतीय रुपया कहा जाता है। बस आप केवल यह सवाल पूछ लीजिए कि यह भारत का रुपया है या गवर्नमेंट रुपया है। अगर ये गवर्नमेंट रुपया है तो इसका मतलब ये 1862 के कॉइनेज एक्ट से लिया गया है, और 1862 में भारत का राज नहीं है अगर इन दस्तावेजों की बात मानी जाए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार ये कहती है या आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि हां जो रुपया आपको दिया गया है वो गवर्नमेंट रुपया है, तो इसका मतलब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट रुपया है। अगर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट रुपया है तो फिर भारत सॉवरन कैसे हो गया, फिर भारत की संप्रभुता का क्या हुआ। तब आपको संविधान का आर्टिकल 51 याद आना चाहिए कि जो भी ऐसा काम जिसमें भारत की सॉवरेनिटी यानी उसकी संप्रभुता के ऊपर उंगली उठ रही है या उसकी संप्रभुता को ठेस पहुंचती है या नुकसान पहुंचती है, तो हर भारतीय का यह कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। अब मैं मौलिक अधिकारों की बात नहीं कर रहा हूं, यह मौलिक कर्तव्य है कि उस गलत हो रही चीज का विरोध किया जाए और पुरजोर विरोध किया जाए, और भारत के रुपये को दोबारा लागू करने के लिए मांग उठाई जाए, ना कि गवर्नमेंट रुपया अपना करके अंग्रेजों के शासन को अपने ऊपर मान लिया जाए, लाद लिया जाए। 4 अप्रैल 1870 को जो मुद्रा ब्रिटेन की थी, उस मुद्रा को एक्ट नंबर 18 ऑफ 1870, जो कॉइनेज एक्ट 1870 के नाम से जाना जाता है, भारत पर लागू किया गया। यानी अब ब्रिटेन की मुद्रा को हमारे ऊपर लागू कर दिया गया।
ब्रिटिश सरकार ने सरकारी लेन देन ब्रिटिश मुद्रा सीलिंग एवं सॉवरेंज से करने लगी। किसानों का लगान भी स्वर्ण मुद्रा के रूप में देने को विवश कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार के जिस ब्रिटिश मुद्रा सॉवरेंज की मूल्य रुपए से 10 रुपए थी, उस सॉवरेंज की कीमत 15 रुपए कर दी गई, अर्थात सॉवरेंज और कंपनी मोहर की कीमत बराबर कर दी गई। समझ गए आप? यानी पहले जिसका नाम कंपनी मोहर था, पहले तो मोहर था खाली, फिर कंपनी मोहर हो गया, अब वो सॉवरेंज हो गई और अब वो 15 रुपए हो गई, 10 रुपए थी पहले। जबकि सॉवरेंज और कंपनी मोहर में स्वर्ण मान का भारी अंतर था। यानी कि अब मोहर में और सॉवरेंज में स्वर्ण मान के अंतर था, यानी सॉवरेंज का जो स्वर्ण मान था वो कम है, तो उस वक्त एक तरह से और ज्यादा डिवैल्यूएट रुपए को कर दिया गया। अब इसको हम देख लेते हैं क्या था। भारतीय मोहर और ईस्ट इंडिया कंपनी मोहर और गवर्नमेंट सॉवरेंज के सोने के मानक का अंतर क्या है। यानी इसको समझिएगा, ये भारतीय मोहर है उसका मानक, ईस्ट इंडिया कंपनी उसका मानक और गवर्नमेंट सॉवरेंज जो अभी है इसका मानक। भारतीय मोहर 1 तोला है सोना, शुद्ध सोना, और 10 रुपया उसकी कीमत है। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोहर में 10.691, जो पहले कूटकरण कर दिया गया था, 15 रुपए में 10.691 है। और जो गवर्नमेंट सॉवरेंज है उसमें 7.93787, वो भी 15 रुपए के बराबर है। यानी अगर 10 रुपए के मुकाबले ये 8 रुपए के करीब माना जाए तो करीब 2 रुपए का फर्क हो गया। यानी कि लगभग 20% की ठगी यहां हो गई। 33% की ठगी तब हो चुकी है जब यहां से यहां आते हैं, और 20% की ठगी होती है यहां। यानी आपके जब ये 1870 की बात है, उससे पहले 1835 की बात थी, 35 साल बाद आप ये समझ लीजिए कि आपसे पहले जब नोटबंदी हुई थी, उससे पहले 35 साल बाद पहले नोटबंदी हुई थी क्या? जो पिछला जो नोट बदला गया था वो 1968 में बदला गया था। 1968 के बाद 2016 में यह हुआ है, यानी करीब करीब 50 साल बाद। अब करीब करीब 50 साल बाद यानी यहां पर हो रहा है लगभग 1835 के बाद 1870 और फिर 1970, यह भी लगभग मतलब 100 साल के करीब, सॉरी यहां पर हो रहा है 1870 में, और इस 1870 के बाद ही यहां पर चालू हो रहा है, और वो 1835 में है। अब इसको 35 साल का खेल, यानी यहां 35 साल में हो रहा है, यहां 50 में हो रहा है करीब करीब। अब आपके साथ जो ठगी अभी हो रही है, 50 साल बाद आपके बच्चों को आपने कुछ बताया ही नहीं, नॉलेज नहीं दिया। इसी तरह से हमारे परदादा ने हमारे दादाजी को पूरा खेल समझाया नहीं। समझाएंगे तो तब ना जब उनके पास अखबार आते हों, गांव में कोई वकील बताने वाला हो, उनके बच्चे पढ़े लिखे हों, या कोई भी बताने वाला हो। कोई बताने वाला ही नहीं है। वो कहेंगे अब ना ये कर दिया है, अभी ना रुपया गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया है, तो वो कहेंगे भाई सरकार है वो हटा सकती है। अरे कैसे हटा सकती है भाई? जैसे ही ये बदल रही है वैसे ही पूरे देश के हर व्यक्ति के साथ 20% की लूट हो रही है। 20% सोना यहां से खाया जा रहा है। यदि आप ये बात नहीं समझ रहे हैं तो फिर मैं क्या ही कहूं भाई। यदि आप ये समझ रहे हैं तो ये रुपया वापस लेना बनता है, और अगर ये वापस नहीं देते हैं तो यदि लेन देन भी बंद कर देंगे, आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध, विश्व व्यापक जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी था ना, लिबरलाइजेशन, ये वैश्वीकरण, ऐसे मीठे मीठे शब्दों में उलझा करके भारत को लूटा जा रहा है। यानी खाली अगर भारत विदेशों से ट्रेड बंद कर दे और अपनी जरूरतें अपने यहां भी सर्कुलेट करना चालू कर दे तो भी बर्बादी से बच सकता है। लेकिन यह सारा खेल समझ का है, इस पर डिबेट चलनी चाहिए, गांव गांव चर्चा होनी चाहिए, सब लोगों को बताया जाना चाहिए कि भाई तुम्हारे साथ में ये लूट तुम्हारे पुरखों के साथ हुई, अब तुम्हारे साथ हो रही है, कल तुम्हारे बच्चों के साथ होगी, और ये हर बार बढ़ रही है। यहां पर 30%, 33% की लूट हो चुकी है, 1/3 की, यहां पर 20% की आगे हो चुकी है, और ये लूट अभी बढ़ रही है। यानी आपका सब कुछ लूट लिया जाएगा ना इस तरीके से। तो परदादा से 100 में से 30 रुपया लूट लिया, अब आगे दादा से जो है वो 20 रुपया लूट लिया, फिर आगे पापा से 20 रुपया और लूट लिया, फिर हमसे 20 रुपया और लूट लिया, बेटे के पास तो 10 ही रुपया पहुंचा ना। तो वो जो नोट हमारे दादाजी ने कमाए थे, जो सिक्के कमाए थे, वो तो आकर के जीरो बना रहे हैं ये तो इसकी वैल्यू को।
तो चलिए अभी हम देखते हैं। इस तरह से भारतीय गुलामों को लूटने और शोषण करने का कीर्तिमान स्थापित करते हुए यहां पर भारतीय मोहर जो है वो 11.664 ग्राम शुद्ध सोना है। गवर्नमेंट सॉवरेज 7.9378 ग्राम शुद्ध सोना है। तो शुद्ध सोना जो लूट लिया गया है वो लगभग 4.25 ग्राम का शुद्ध सोना लूट लिया है। कितने ग्राम में से? 12 ग्राम में से। लगभग 12 ग्राम में से 4 ग्राम लूट लिया है। ये 1/3 की लूट है। अगर ये हमें समझ में आए तो शायद हम इस लड़ाई को बहुत आगे तक लेकर जाने के बारे में सोचें। अगर समझ ही नहीं आया, कंफ्यूजन बढ़ गई, फिर भैया हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अर्थात 3.72613 ग्राम सोना प्रति मोहर 15 रुपए पर लूटपाट शोषण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की खेती यानी कृषि, उद्योग धंधे सब समाप्त हो गए और भारत की जनता गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और मुद्रा संकट में फंसकर ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की गुलामी में फंस गई, जिसका प्रमाणिक दस्तावेज कॉइनेज एक्ट 1870, 1862 और 1835 है। यानी ये 3 दस्तावेजों का जब हमने जिक्र किया, इन्हीं दस्तावेजों की वजह से हम लोग इन चक्करों में आने लगे। इससे पहले भारत में कोई गरीबी नाम की चीज नहीं है। इसको साबित करने के लिए हमने पिछली बार भी बताया था कि रुपए के जब इस किताब के अंदर हमने वो पूरा का पूरा आंकड़ा दिया हुआ है, जिसमें हमने बताया है कि 1860 से लेकर के साल 1 से लेकर और हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह की थी। ये जो आंकड़े हमने दिए हैं, ये सारे टॉप जो कंट्रीज हैं जिनका जिक्र किया है, भारत के विकास दर के आंकड़े, ये पेज नंबर 126 से लेकर के हमने जो ये 134 तक जो ये आंकड़े दिए हैं, इनको एक बार देखिएगा। आपकी किताब में स्पष्ट नहीं होंगे तो हम इसको बता देंगे कि पहला नंबर किसका है। जैसे जीडीपी का अगर बाय कंट्रीज जब हम देखें, दुनिया के 15 कंट्रीज में 18 जो सन 1 है, यानी ईसा के बाद का जो सन 1 जो आजकल हम 2025 में है, तो ये 2025 साल पहले जो सन 1 है, तब पहले नंबर पर इंडिया है। और पहले नंबर पर इंडिया में 51,800 मिलियन डॉलर हमारी अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है। और उसी वक्त चाइना दूसरे नंबर पर है 42,000 मिलियन डॉलर के साथ। और इसमें इटली तीसरे नंबर पर है, टर्की चौथे नंबर पर है, फ्रांस 5वें नंबर पर है, इजिप्ट 6ठे नंबर पर है, ईरान 7वें नंबर पर है, स्पेन 8वें नंबर पर, 9वें नंबर पर मैक्सिको, 10वें नंबर पर ब्राजील, 11वें नंबर पर जर्मनी, 12वें नंबर पर बांग्लादेश, 13वें नंबर पर इंडोनेशिया और 14वें नंबर पर पाकिस्तान और 15वें नंबर पर जापान। ये पाकिस्तान जो शब्द है, उस वक्त पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता था, पर उस एरिया की बात हो रही है, वहां का आंकड़ा अलग से लिया गया है। और ये हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट्स के आंकड़े के हिसाब से ही हम आपको बता रहे हैं। यानी उन चोरों ने आपसे छुपाया कुछ नहीं है, सब कुछ ओपन में कर रहे हैं। इस पूरी की पूरी लिस्ट में जिस वक्त तक इसमें इंग्लैंड कहीं नहीं है, अमेरिका कहीं नहीं, दूर दूर तक अमेरिका का कोई नामो निशान नहीं है। वो बहुत गरीब देशों में से होते थे। वो तो इंग्लैंड तो आकर के, मैं यहां पर देख रहा हूं 1500 में भी इंग्लैंड कहीं पर नहीं आ रहा है। यूके यहां आया है 14वें नंबर पर, यूके आया है 1500 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में पहुंचने से पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है तो यूके ऊपर चला जाता है, 15, 14, 13, 12, 12वें नंबर पर चला जाता है। 14वें से 12वें नंबर पर 1600 में, अगले 100 साल के अंदर। और इसके बाद जैसे ही ये कॉइनेज एक्ट देखते हो, मैं इसी के साथ में अगर कंपैरिजन करने लगता हूं, 1800 में जो यूके है वो ऊपर से 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, यहां 1800 में, यानी 1835 आ रहा है जब, ये वो 5वें नंबर पर पहुंच गया है। और जब 1857 आता है, यानी 1862 से पहले, इस 35 वाले एक्ट का जो कूटकरण हुआ, उस कूटकरण के बाद 1857 में यूके तीसरे नंबर पर आ चुका है और भारत पहले स्थान से सरककर दूसरे स्थान पर आ गया है। ये आप आंकड़ा देख लीजिएगा, ये मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। उसके बाद 1870 का जो ये कूटकरण होता है, सोवरेंज वाला, इस कूटकरण के बाद 1889 यानी 1890 से एक साल पहले पहले नंबर पर चाइना हो चुका है, दूसरे नंबर पर यूएसए आ चुका है। मैं ये जो ऊपर बताना भूल गया, 1857 में
तीसरे पर यूके है यानी इंग्लैंड है, और चौथे पर अमेरिका आ चुका है। यहां इंग्लैंड के जो लोग हैं, यानी जो पोप का जो साम्राज्य है वो इंग्लैंड में स्थापित है और अमेरिका के जरिए चलता है। जैसे उनका राज्य, जैसे बिल गेट्स का राज्य भारत में दिल्ली के जरिए चल रहा है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो वहां पर ये खेल चल रहा है। तो यूएसए और यूके ऊपर आ चुके हैं, हमको लूट लूट के। भारत का जो ये ग्राफ है ये छोटा होता जा रहा है, चाइना वहीं पर है, और हम लोग छोटे होते जा रहे हैं और ये बड़े होते जा रहे हैं। यानी हमें चूज करके ये ताकतवर होते जा रहे हैं। और 1889 में, यानी ये 1857 की बात हो रही है और ये 89 की बात हो रही है, यानी मात्र 40 साल 30 साल के बाद क्या हो रहा है, इस 30 साल में 32 साल में, इस 32 साल में चाइना पहले नंबर पर आ चुका है, दूसरे नंबर पर यूएसए उसके बराबर आ गया है, तीसरे नंबर पर इंडिया आ गया और चौथे नंबर पर यूके। ऐसा आते आते अब 1914, यानी हमारे आजाद होने की तारीख जो बताई जाती है, उससे पहले 1914 में हमारे साथ क्या हो रहा है, पहले नंबर पर अमेरिका आ चुका है, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे पर इंग्लैंड और चौथे पर भारत। यानी अब हमसे ज़्यादा ताकतवर अमेरिका हो चुका है क्योंकि डॉलर हो गया है, और इंग्लैंड भी हमसे ज़्यादा हो गया है। आगे तो फिर भारत आते आते तो फिर ये हो रहा है। अब यदि हमें ये दस्तावेज नहीं बता पा रहे हैं कि कूटकर्ण ही हमारी गरीबी का रीजन है, असली कारण है, तो फिर हमें कौन बताएगा, हमें नहीं पता। ये जो आंकड़े हमने इसके अंदर दिए हुए हैं, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। जो पूरी तरह से ये आंकड़े यहीं से उठाए गए हैं। ये शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, जो पूरा का पूरा आंकड़ा ये थोड़ा सा धुंधला है इसको, यानी कि ये जो बताया गया है वो यहीं से बताया गया। वो कागज़ है अपने पास, जब हम उसको आपको लिंक देंगे तो उसमें पूरी जानकारी आ जाएगी। यानी अब 1906 का जो कॉइनेज एक्ट है, 1906 वाले कॉइनेज एक्ट की चर्चा हमें लगता है कि हम अगले सेशन में करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक सेशन इतना हो गया, आप इसको समझिएगा ताकि अगले सेशन को कंप्लीट आपको बताया जा सके कि ये खेल आपके साथ में कैसे खेला जा रहा है, और आपके ही लोग जिनको आप अपना रहनुमा मानते हैं वो इस पूरे खेल में आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, चाहे आपका प्रतिनिधि हो, चाहे आपका कोई शासन आपके ऊपर कर रहा व्यक्ति हो। तो इसको वीडियो को समझिएगा और लोगों को समझाइएगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा ताकि हम इसको अच्छे से लोगों को समझा सकें और आज़ाद